Hello everyone, students. I'm Tanmay Tripathi and I'm welcoming you all to our YouTube channel at St. Peter's Law Academy. Students, I hope you all are doing well. We are making a number of videos so as to help the people who are somewhat connected to the legal field or legal fraternity. हम पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, लॉ कॉलेज में पढ़ते हैं, जुडिशरी के टाइम पे पढ़ते हैं, but the problem is that we are not able to understand the concept in such a way so that we can write a good answer over it. We can write at least 2 to 3 pages on that particular topic. So suppose today I have taken the topic as arrest. बहुत कुछ है, पता है हमको, ये है, वो है, डी के बासु जजमेंट, जोगविंदर कुमार, अनिश कुमार, we are aware of it, but we don't have a way of writing those answers because the content whatever we have that is not in a sequence within our mind. तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम जो पढ़ें हम उस पर बिलीव करें, बिकॉज द लॉ इज देयर. तो जब आप बेयर एक्ट पढ़ते हो, सपोज अरेस्ट इज फ्रॉम सेक्शन 41 टू 68, तो हम 41 से 68 जब भी पढ़ेंगे, 68 तक जब हम जाएंगे, तो हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमको एटलीस्ट 41 से लेके 68 तक इतना अच्छे से पता है कि वॉट एवर लैंग्वेज वी आर यूजिंग डजंट मैटर, इट मस्ट बी अ लीगल लैंग्वेज, बट वॉट एवर वी आर सेइंग वी हैव अ स्टर्न बिलीव दैट इट इज देयर इन द बेयर एक्ट. एक ये तरीका आपको फॉलो करना है एंड दैट इज वेरी मच एडवाइजेबल स्पेशली फॉर जुडिशरी प्रिपरेशन. तो अगर आप जज बनने की सोच रहे हैं देन डू फॉलो दिस एडवाइस कि आप जो पढ़ोगे वेयर द लॉ इज पता करोगे और उस चीज को पढ़ोगे और फिर अपनी नॉलेज को आप विद अथॉरिटी बता सकते हो लोगों को. विद अथॉरिटी आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो. दिस इज द टिप आई एम गिविंग टू यू ऑल सिंस यू आर अ पार्ट ऑफ अ सेंट पीटर्स यूट्यूब चैनल. And I hope soon you will be the part of a St. Peter's Law Academy also. So beginning with the topic arrest. अब exactly तुरंत arrest पे नहीं जा सकते, so we need a base for this. Okay, so I am taking an example. Suppose the crime is done. Okay, somewhere the crime is done. तो crime के बाद सबसे पहले क्या होगा? FIR होगी. भाई crime हुआ है तो FIR होगी. बट यहाँ पे भी हमें एक टेक्निकलिटी पता चलती है कि FIR भी हो सकती है और NCR भी हो सकती है. तो एक छोटा सा डिफरेंस जो इन दोनों में है या ये है क्या, इसको समझ लीजिए. जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, ठीक है, मतलब एक लेमैन्स भाषा में कह सकते हैं ऑफेंस विच इज हीनियस इन नेचर, ग्रेव ऑफेंस जिससे सोसाइटी हिल गई है, मर्डर, रेप, डकैती, किडनैपिंग, सोसाइटी के अंदर डर आ गया, क्रुएलिटी. ओके, तो ये सारे के सारे आपके कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं. ठीक है, तो इसमें कुछ पावर्स दी गई हैं पुलिस को कि आप बिना वारंट इशू कराए अरेस्ट कर लीजिए, आप इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दीजिए, आप एफआईआर ही लिखिए. ऐसा क्यों? एक इजी लैंग्वेज में आप समझ सकते हो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो एफआईआर लिखी जाती है. एफआईआर का फायदा क्या है कि 24 आवर्स के अंदर रिपोर्ट जो है वो जाती है, ऑकरेंस रिपोर्ट जाती है मजिस्ट्रेट को. तो ये फायदा होता है और यहाँ पे ये चीजें जरूरी हैं बिकॉज द क्राइम इज हीनियस इन नेचर. सोसाइटी उससे डर रही है, सोसाइटी के अंदर एक डर पैदा हो गया है उस क्राइम को लेके. तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें एफआईआर, कॉग्निजेबल ऑफेंस, 24 आवर्स वाली कॉन्सेप्ट दिए गए हैं. एंड वॉट एवर आई एम टेलिंग इट इज ऑल इन द बेयर एक्ट. ओके, इन सीआरपीसी यू विल फाइंड दीज थिंग्स. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एनसीआर. भाई एनसीआर क्या होती है? नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट. ओके, ये हमेशा उन ऑफेंसेस में होती है जो लेस ग्रेव होते हैं. फॉर एग्जाम्पल डिफमेशन है, ठीक है. अब किसी ने किसी को डिफेम कर दिया, किसी ने किसी के बारे में कुछ गलत बोल दिया एंड दैट इज रॉन्ग, दैट इज डिफेमेटरी फॉर द पर्सन जिसके अगेंस्ट ऐसा बोला गया है. तो ये जो ऑफेंसेस होते हैं ये कोई बहुत ग्रेव नेचर के नहीं है, जान माल का खतरा नहीं है, यहाँ पे एक इमेज पे टेंट आ रहा है. ठीक है, सो इनको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में डाला गया है विच आर लेस ग्रेव इन नेचर. तो जब भी आप देखोगे कि डिफेमेशन हुआ तो ऐसा नहीं है कि आप एफआईआर लॉन्च करोगे. आप क्या करोगे? एनसीआर लॉन्च करोगे, कंप्लेन फाइल कर सकते हो, बट एफआईआर नहीं लॉन्च हो रही है. रीजन क्या है कि दिस इज लेसर ग्रेव इन नेचर. यहाँ पे पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है, वारंट इशू कराएगी मजिस्ट्रेट से तब अरेस्ट करेगी. सो दिस इज हाउ द प्रोसेस गोज ऑन. तो क्राइम होते ही या तो एफआईआर लॉन्च हो रही है या एनसीआर लॉन्च हो रही है और या फिर आपकी कंप्लेन हो जाती है. एक आप मजिस्ट्रेट को कंप्लेन भी कर सकते हो. इवन तो पुलिस भी कई बार बोलती है कि आप एफआईआर तो नहीं लॉन्च हो रही है इसमें, बट आप एक कंप्लेन दे दो लिखित में, हमारे पास ऐसा वो होता है ना कि रखा रहेगा. तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे हो रही हैं. ठीक है, अब जैसे ही क्राइम हुआ तो एक एफआईआर एनसीआर का कंसेप्ट आ गया. उसके बाद भाई अगर मान लीजिए हम लेके चलते हैं कि एफआईआर लॉन्च हुई, मतलब हमारे एग्जाम्पल में एक एफआईआर लॉन्च हुई, तो
तो अब कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति है जिसने क्राइम किया है, जिसको हम लोग एलिज्ड पर्सन बोलते हैं, एलिज्ड पर्सन, एलिज्ड ऑफ एन ऑफेंस, अब उसके ऊपर एलिगेशन है कि भाई उसने क्राइम किया है, जैसे मान लीजिए उसने किया है मर्डर। अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो मर्डरर है कि नहीं है। मर्डर और एफआईआर में 302 की धारा लग जाएगी, 302 लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एफआईआर लॉन्च हो जाएगी। बट ये कोर्ट डिसाइड करेगा ना आफ्टर द एंटायर ट्रायल कंप्लीट्स कि भाई हुआ क्या था, इज इट अ मर्डर और नॉट। एक व्यक्ति, विक्टिम के फैमिली वालों ने बोल दिया कि मर्डर किया है ये हमारे रिश्तेदार का इसने। अब खाली इस एलिगेशन पे 302 लग के प्रूव नहीं हो रही है, 302 लग रही है, एफआईआर में लिखी जा रही है 302 कि भाई 302 का मुकदमा है, 302 के लिए एफआईआर करिए। तो एक एफआईआर हो गई 302 की, ठीक है, साथ में और भी चार्जेस लग जाएंगे, अकेले ही खाली मर्डर का चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। तो अब एक मर्डर हो गया, 302 लग गई। थोड़ा सा और आगे बढ़े। अब ये जो एलिज पर्सन है इसको अरेस्ट करना है। क्यों अरेस्ट करना है? क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं इस समय अरेस्ट, ठीक है। तो हम अरेस्ट पढ़ रहे हैं तो हमको ध्यान रखना है कि अरेस्ट करना क्यों जरूरी है। सबसे पहली चीज, कुछ क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं, जैसे चैप्टर क्या है अरेस्ट का, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से है, तो याद रखना है आपको, चैप्टर 5 है। फिर कहां से कहां तक अरेस्ट का कॉन्सेप्ट आता है, तो 41 से लेके 60A तक अरेस्ट की बात की गई है। इस चीज को आप ध्यान रखोगे। एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे आप तो आपको कुछ बेसिक चीजें याद रखनी है जुडिशरी प्रिपरेशन के लिए एज वेल एज अपने लॉ कॉलेज की आंसर राइटिंग के लिए, कि भाई 41 इज टॉकिंग अबाउट अरेस्ट इन नॉन इनकॉग्निजेबल केसेस, ठीक है भाई, कॉग्निजेबल केसेस है तो उसमें अरेस्ट होना चाहिए। तो कॉग्निजेबल केस हमने ब्रीफली डिस्कस किया, जो ग्रेव ऑफेंसेस होते हैं, तो अरेस्ट इन कॉग्निजेबल केसेस। तो वहां पे आप देखोगे कि पुलिस के पास एक पावर है कि कॉग्निजेबल केस है तो अरेस्ट बिना वारंट के हो सकती है। कॉग्निजेबल केस में उसको मजिस्ट्रेट की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। अरेस्ट करना क्यों जरूरी है, एक फिलोसफिकल एस्पेक्ट समझ लीजिए आप, अरेस्ट करना क्यों जरूरी है। आप सबके दिमाग में आंसर्स होंगे, आई नो, बट हम उसको यहाँ पे बोर्ड पे जॉट डाउन कर लेते हैं, एंड आई नो कि मैं जो बोलूंगा आपके भी वही आंसर होंगे। अरेस्ट करना क्यों जरूरी है? फर्दर क्राइम ना कर सके, ठीक है, टू प्रिवेंट फर्दर ऑफेंसेस। भाई फर्दर ऑफेंस करेगा तो वो क्या है? थ्रेट टू सोसाइटी है, थ्रेट टू सोसाइटी, ठीक है। तो वो सोसाइटी के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए जरूरी है उसको अरेस्ट करना। दूसरा ये हो सकता है कि उसको अरेस्ट करना इसलिए भी जरूरी है कि वो एविडेंसेस को टेम्पर कर सकता है। अरेस्ट करना इसलिए भी जरूरी हो सकता है क्योंकि वो विटनेसेस को कैन बी इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब मान लीजिए कि विधायक जी हैं, उन पे 302 की धारा लगी, एफआईआर हुई उनके नाम पे, विधायक जी की हो सकता है कोई बहुत बड़े पावरफुल लोग हों, कोई पॉलिटिकल कनेक्शंस हों, ठीक है, हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक विटनेस को इन्फ्लुएंस करने की बात हो, क्योंकि जो इन्फ्लुएंशियल होगा वो विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इस वजह से भी होता है कि उसको आप अरेस्ट कर लीजिए, सो दैट ही कैन नॉट फर्दर इन्फ्लुएंस द विटनेसेस, ही कैन नॉट फर्दर टेम्पर द एविडेंसेस, ठीक है। इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे आप तो भाई अगर हम किसी को अरेस्ट कर रहे हैं तो पर्पस क्या है? हम उसकी अटेंडेंस प्रिक्योर करना चाहते हैं कोर्ट में। इट माइट बी द पॉसिबिलिटी कि वो भाग जाए, ही मे एब्सकॉन्ड, तो एक रीजन ये भी लिख सकते हैं हम, टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम बीइंग एब्सकॉन्डिंग, या एब्सकॉन्ड लिख देते हैं हम, एब्सकॉन्डिंग से बचाने के लिए कि भाई वो भाग ना जाए, फरार ना हो जाए। हम उसकी अटेंडेंस प्रिक्योर करना चाहते हैं कोर्ट में समय समय पे, इसलिए हमको अरेस्ट करना जरूरी है, ठीक है, टू प्रिक्योर अटेंडेंस। ये रीजन हो सकता है। तो अभी हम देखिए एक बायलैटरल डिस्कशन हो रहा है, आई नो यू ऑल आर पार्टिसिपेटिंग, तो छोटी छोटी चीजें हमको पकड़नी है, मतलब वी हैव टू एनालाइज कि क्या हो रहा है, हाउ द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। उसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। भाई अरेस्ट करा है हमने, अरेस्ट करके हम उसको रखना चाहते हैं, क्यों? हो सकता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। वो मान लीजिए उसके ऊपर चोरी का इल्जाम है और अगर हमने उसको पकड़ा है, पुलिस ऑफिसर ने उसको पकड़ा, अरेस्ट किया,
तो पुलिस ऑफिसर उससे बहुत कुछ निकलवा सकता है, कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता है इंपॉर्टेंट। तो इन्वेस्टिगेशन में बहुत मदद मिलती है अगर आप एक्यूज को अरेस्ट करके रखें, तो ये भी हो सकता है, ठीक है, टू इन्वेस्टिगेट। तो आप देखोगे कि बहुत से आंसर्स हम खुद ही निकाल लेंगे अगर हमें चीजें पता हैं तो सबसे पहले जरूरी क्या है, क्यों अरेस्ट करना है, तो दीज आर द नंबर ऑफ रीजंस। अब सेक्शन 41 इज टॉकिंग अबाउट कि भाई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है किन किन सिचुएशंस में। तो उसमें सिचुएशंस दी हैं कि जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो अरेस्ट किया जा सकता है पुलिस के थ्रू, ठीक है। कोई बंदा है जिसने कोई ऑफेंस किया है जो कि पनिशेबल विद मोर देन 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट है तो अरेस्ट किया जा सकता है। सेक्शन 41 इज टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स और वहां पे रीजंस भी दिए हैं कुछ। तो अब आपको यहां पे धीरे धीरे चल के समझना है कि अरेस्ट पे अगर एक 3 पन्ने का आंसर या 4 पन्ने का आंसर हमको लिखना है, आंसर राइटिंग करनी है, तो हमें क्या चीजें हमेशा याद रखनी है। तो 41 इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें हमेशा याद रखना है कि भाई पुलिस ऑफिसर कब अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के। तो वो ये सिचुएशंस हैं जब ऐसा लगता है पुलिस ऑफिसर को कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, पहली चीज, और इन चीजों को अगर एनालाइज करता है पुलिस ऑफिसर, ठीक है, एट द वेरी स्पॉट, जब वो एक्यूज के पास खड़ा है, जब वो एक्यूज उसकी हिरासत में है, कि भाई ऐसे से ऐसे सिचुएशंस हो सकती है तो उसको अरेस्ट करना जरूरी है। दूसरी चीज, जब अरेस्ट कर लेती है पुलिस ऑफिसर तो फायदा ये है कि ही कैन बी प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट। एक छोटा सा की नोट याद रखिएगा, एफआईआर लिखना क्यों जरूरी है। देखिए, एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ जुडिशियल एस्पिरेंट बहुत जरूरी है छोटी छोटी चीजें जानना। बड़ी चीजें नहीं पता है ठीक है, लेकिन छोटी चीजें नहीं पता है तो यू नीड टू इम्प्रोवाइज, ठीक है। क्यों जरूरी है एफआईआर लिखवाना? सिंपल पर्पस है, एफआईआर लिख गई तो जो चीजें एग्जीक्यूटिव पुलिस को पता थी वो अब मजिस्ट्रेट को पता चल जाएगी। बिकॉज आई हैव टॉक्ड अबाउट कि एज पर सेक्शन 57 जो कि अरेस्ट वाले ही चैप्टर में आ रहा है, 24 आवर्स के अंदर आपको मजिस्ट्रेट को बताना है कि किस किस लोगों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई है, क्या क्या ऑफेंसेस हैं उनके अगेंस्ट। तो एक ऑकरेंस रिपोर्ट जाती है। तो क्या होता है कि जो चीजें आज सिर्फ एग्जीक्यूटिव को पता है, पुलिस को पता है, जो कि एक गलत है, मतलब एक डर है। जब पुलिस को पता है खाली, जब तक जुडिशरी को नहीं पता चलेगा तब तक क्रिमिनल प्रोसेस मोशन में नहीं होगा। मोशन में लाने के लिए ये एक प्रोविजन बनाया गया है। तो सेक्शन 57 इज वेरी हेल्पफुल। 57 याद हो जाएगा आपको आराम से अब कि भाई 24 आवर्स की बात बोली गई है। एक ऑकरेंस रिपोर्ट की बात बताई थी सर ने, ठीक है, कि जैसे ही कोई क्राइम होगा, एफआईआर अगर लिखी गई है तो अरेस्टेड पर्सन को 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है। तो उससे क्या हुआ, क्रिमिनल प्रोसेस मोशन में आ गया। एक तो ये फायदा हो गया, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अरेस्ट में ही, अरेस्ट के ही चैप्टर में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं, ठीक है। सेक्शन 41 इज टॉकिंग अबाउट कि भाई बिना वारंट के, मतलब इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस भी अरेस्ट हो सकती है। तो थोड़ा सा फोकस उस पर भी कर लेते हैं। एक बहुत छोटी सी है वो पॉइंट, एज पर एज सेक्शन 42 इज कंसर्न। वहां पे अगर आप जाओगे तो 42 में हेडिंग लिखी है सिंपल, अगर कोई अपना एड्रेस या नाम बताने से मना करता है तो पुलिस ऑफिसर, भले वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, बहुत छोटा सा ऑफेंस हो, ठीक है, खाली उसके ऊपर एक एलिगेशन हो, लेकिन फिर भी अगर वो नाम पता बताने को मना करता है पुलिस ऑफिसर, उसको तभी अरेस्ट कर सकता है। तो हमने दो चीजें पढ़ी। देखो, कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, परमिशन ही नहीं लेनी मजिस्ट्रेट से। नॉन कॉग्निजेबल में नहीं कर सकता है, मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। बट सेक्शन 42 इज टॉकिंग अबाउट अगर बंदा जिसके ऊपर एलिगेशन है कि आपने कोई क्राइम किया है जो कि नॉन कॉग्निजेबल नेचर का होगा, फिर भी अगर वो अपना नाम पता नहीं डिस्क्लोज करता है, देन द पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट हिम। सो 42 इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्योंकि अमेंडमेंट्स आए, डीके बासु केस है, बहुत लैंडमार्क केस है, बहुत सी नई नई गाइडलाइंस डाली गई अरेस्ट वाले चैप्टर में। तो एक छोटी सी फिलॉसफी और समझ लीजिएगा। टिल 42 यू आर क्लियर, ठीक है। अभी हम कुछ अमेंडमेंट्स की भी बात करेंगे और छोटे छोटे केसेस की पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो अब जैसे कि डीके बासु केस था तो उसमें बहुत सी गाइडलाइंस आई। इस गाइडलाइन को समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि आर्टिकल 21 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है वो हमको सिंपली बोलता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हर चीज इंटरकनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि 41 पढ़ रहे हैं तो सिर्फ 41 पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 21 से कनेक्ट हो रहा है तुरंत, ठीक है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो एवरीवन इज अवेयर अबाउट, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा एकदम आसान भाषा में कि भाई जब भी कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है, उसके पास एक फंडामेंटल राइट है। इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इफ यू आर इंडियन, एंड देन इफ यू आर नॉट, देन ऑल्सो एज अ पर्सन यू हैव अ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी।
और पर्सनल लिबर्टी वर्ड यूज हुआ है। अब बंदे के ऊपर एक एलिगेशन है कि तुमने मर्डर किया है, क्या कन्विक्शन हो गया, क्या कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ तुमने मर्डर किया? अभी तो बस इनिशियल स्टेज पे एफआईआर लॉन्च हुई है कि भाई तुमने किया है मर्डर, ऐसा मानना है, ऐसा हुआ नहीं है, प्रूव नहीं हुआ है अभी, ठीक है। तो उस बंदे के खाली एलिगेशन पे, उसके ऊपर एक एलिगेशन है, क्या उस बेसिस पे आप पर्सनल लिबर्टी उसकी रोक सकते हैं? तो यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 कर्टेल किया जाए और उसको अरेस्ट रखा जाए, उसको अरेस्ट में रखा जाए, क्या उसको बेल दे दे? अगर अरेस्टेड है वो तो जाहिर सी बात है पर्सनल लिबर्टी तो गई उसकी, और अगर हम उसको बेल दे देते हैं तो मतलब आर्टिकल 21 उसको मिल रहा है, एलिज्ड है वो, अभी एक्यूज नहीं है, तो एलिज्ड पर्सन को अपने राइट्स, फंडामेंटल राइट उसको दिया जा रहा है, पर्सनल लिबर्टी दी जा रही है। अगर वो बेल पे आ जाए तो, अगर मजिस्ट्रेट उसको बेल दे दे, अगर बेल नहीं देता है तो क्या कर रहे हैं मजिस्ट्रेट? पर्सनल लिबर्टी उसकी हिंडर कर रहे हैं। तो एक चीज हमेशा समझिएगा, ये जो फंडामेंटल राइट है हमारे पास ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, या और भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं एज पर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो अगर लॉ में ये प्रोसीजर है कि अगर किसी ने कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए किसी को अरेस्ट किया गया है और उसके ऊपर एक एलिगेशन है कि उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो आर्टिकल 21 कैन बी कर्टेल्ड एट टाइम्स, पर्सनल लिबर्टी कैन बी कर्टेल्ड। बट ये नहीं होता है कि बस कर देना है कर्टेल, इट इज द प्रूडेंस ऑफ द जुडिशियरी, इट इज द प्रूडेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट टू डिसाइड क्या ये एलिगेशन कुछ हद तक सही भी हो सकते हैं कि बस ऐसे ही है, क्या ये वाकई सोसाइटी के लिए खतरा है मुजरिम जिसके ऊपर एलिगेशन है, क्या ये वाकई भाग जाएगा इंडिया छोड़ के, क्या इसके स्टेक्स बहुत कम लगे हैं सोसाइटी में। अब मान लीजिए कोई रिक्शे वाला है, अब उसका एक भी कोई जानने वाला नहीं है, ठीक है, तो अब वो अगर अरेस्ट होता है तो उसको बेल नहीं देगा मजिस्ट्रेट, क्यों? क्योंकि उसका स्टेक ही नहीं है सोसाइटी में। और वहीं पे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बिल्डर है, पूरे शहर में उसका नाम है, उसको बेल देना आसान है। रीजन क्या है? उसका स्टेक है सोसाइटी में, बहुत से लोग उसे जानते हैं, बहुत सी प्रॉपर्टीज उसके नाम पे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, तो हो सकता है पुलिस उसको बेल दे दे। तो समझिएगा, अरेस्ट पढ़ रहे हैं लेकिन बेल से कनेक्टेड है, आर्टिकल 21 से कनेक्टेड है, तो एक्सक्लूजन में पढ़ाई नहीं हो सकती है कि आज हमने 41 से 60A कर लिया, वेरी गुड, नो, 41 से 60A कर रहे हैं, साथ में 21 भी आ गया, साथ में बेल भी आ गई, साथ में एक फिलॉसफी भी आ गई। तो जब इतनी नॉलेज है तो क्यों नहीं लिख सकते 4 पन्ने का आंसर? क्यों अपनी बातें अच्छे शब्दों में नहीं कह पाएंगे? सो दैट इज व्हाट वी आर टेलिंग यू, पढ़ाई करना है तो ऐसे करना है कि प्री मेंस इंटरव्यू कहीं पे भी हम रुके ना, स्वीटली हम आराम से अपनी मंजिल को पालें। टू बी अ जज, टू बी अ जज, वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस। अगर किसी ने ऑप्शन मान के चल रखा है कि हम जुडिशरी निकालने की कोशिश करेंगे, निकल गई तो अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, प्लीज माई सजेशन टू यू इज, शायद कुछ और बेहतर कर लोगे तुम, टाइम मत वेस्ट करो। अभी जज बनने की सोचिए तो जज ही बनना है, उस फिलॉसफी पे रहना। दिस इज माई पर्सनल सजेशन, ओके। तो कमिंग ऑन टू द पॉइंट, अब मैंने इसे आर्टिकल 21 से इसको कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये हमेशा आपको फिलॉसफी याद रखनी है, अरेस्ट का कभी भी क्वेश्चन आ जाए, बेल का क्वेश्चन आ जाए, आर्टिकल 21 से आप उसको कनेक्ट करिए तुरंत। आर्टिकल्स हैं किस लिए? कनेक्शन के लिए तो हैं भाई, सारे लॉज तो इन आर्टिकल से ही बने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से ही तो निकल के आ रहे हैं लॉज, चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हो या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हो। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जब आप अमेंडमेंट, डीके बासु केस में क्या हुआ कि बहुत सी गलत चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी एग्जीक्यूटिव्स की वजह से। पुलिस ने अपनी मनमानी की, कस्टोडियल डेथ हो गई, उसको एक लाइफ थ्रेट था जेल के अंदर। तो अगर किसी के ऊपर एलिगेशन है कि उसने क्राइम किया है तो उसकी लाइफ थोड़ी ना ले लोगे आप। टॉर्चर इसीलिए तो मना है क्योंकि उसके ऊपर एलिगेशन है ना, अभी वो कन्विक्ट थोड़ी ना हो गया है और कानून उसे सजा देगा। पुलिस कौन होती है टॉर्चर करने वाली? तो टॉर्चर, इलीगल अरेस्ट, इन सबको सोचो कि क्या है इसके पीछे फिलॉसफी या पॉलिसी। तो मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए तो डीके बासु केस में बहुत सी गाइडलाइंस दी गई कि भाई उसकी सेफ्टी पे ध्यान दो, उसकी हेल्थ पे ध्यान दो। सबसे अच्छा एग्जांपल, अभी कोविड हुआ था, बहुत से लोग थे अरेस्टेड थे और प्रिजन में थे, तो उनको क्यों छोड़ा गया? अंडर ट्रायल्स को क्यों छोड़ा जा रहा था? सिर्फ रीजन इतना था ना कि हेल्थ एंड सेफ्टी नहीं देख सकते थे जेल के अंदर, नहीं दे पाते उनको प्रिजन के अंदर, तो उनको छोड़ना जरूरी था। भाई राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, भले पर्सनल लिबर्टी कर्टेल हो जाए, जेल के अंदर राइट टू लाइफ तो गारंटी करोगे ना। एलिगेशन है ना, अभी हम कह रहे हैं अक्यूज हो भी जाए, वो कन्विक्ट भी हो जाए, तब भी राइट टू लाइफ तो गारंटी करोगे ना। अगर कोई भी व्यक्ति अक्यूज है तो क्या राइट टू लाइफ का अधिकार नहीं है उसका? तो बहुत से अंडर ट्रायल्स को छोड़ना पड़ गया था, रीजन बस इतना ही था कि
राइट टू लाइफ नहीं कटेल कर सकते थे। कोविड में कोई ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन में अगर कुछ गड़बड़ हो जाता तो वो अंडर ट्रायल्स मारे जा सकते थे, वो कन्विक्टेड मारे जा सकते थे। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी ये सरकार का निर्णय था, ये कोर्ट की एक कंसल्टेशन थी कि हाँ दिस शुड बी डन एट दिस टाइम, पेंडेमिक के टाइम पे ये करना जरूरी है। थोड़ा सा और आगे आते हैं तो आप जब अमेंडमेंट से नोटिस करोगे तो 41 ABC अमेंडमेंट है, ठीक है, इट्स गुड। बट जब आप आओगे 41B पे तो वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? 41B इज टॉकिंग अबाउट पावर या ड्यूटीज ऑफ अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करते हैं तो उनकी कुछ ड्यूटी है, ऐसे ही घर जाके उठा के नहीं ले आओगे किसी को। जब किसी के घर जाओगे तो उसको बताओगे कि उसने क्या क्राइम किया है। उसको जब उठाओगे तो उसके संबंधित व्यक्ति, द पर्सन, द नोन पर्सन ऑफ दैट पर्सन, जो अक्यूज को आप या अरेस्टेड कर रहे हो जिसको आप उसको आप रिश्तेदारों को, उसको सबको बताओगे कि आप उसको क्यों अरेस्ट कर रहे हो। एक विटनेस होना चाहिए जो उसको, जिसके साइन होंगे। अगर कोई नहीं है तो सोसाइटी का कोई मेंबर साइन करे उस अरेस्ट वारंट पे। ये 41 में बताया गया है, 41 कैपिटल बी में, ड्यूटीज ऑफ अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। एक बार बेयर एक्ट पढ़ लो, एक पॉइंट बस वहां से निकाल लो, दैट विल बी मोर देन इनफ कि भाई क्या ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर की। उसमें लिखा है एक एडिक्वेट, एक पैच आप पहनोगे जो विजिबल होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, आपकी पोस्ट होनी चाहिए उस पर। कोई भी व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहन के चला जाए अरेस्ट करने, हाउ कैन द पर्सन बिलीव हिम। तो क्या है, एक आइडेंटिटी होनी चाहिए आपकी, आपके पास एक अरेस्ट मेमो होना चाहिए। उस अरेस्ट मेमो को बनाइए आप, उसमें आप विटनेसेस के साइन कराइए कि आई एम अरेस्टिंग मिस्टर ए। उनके घर वालों को, सगे संबंधी, रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन, सबको बता दीजिए आप जो भी मिलता है आपको। तो दीज इंफॉर्मेशन इज मस्ट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द ड्यूटी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर टू कंप्लीट। अगर ये नहीं करते तो गलती किसकी है, पुलिस की है। और फिर हम अपने अधिकार यूज कर सकते हैं, या वो व्यक्ति जो अरेस्टेड है वो अपने राइट्स की बात कर सकता है वहां पे। तो 41 भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। थोड़ा सा और आगे बढ़िए। 41D वो कहता है कि जब कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है, ठीक है, उसके ऊपर एक एलिगेशन लगा है, तो उसके पास एक ऑप्शन है कि इमीडिएटली वो अपने वकील को कंसल्ट कर सकता है। सो ही कैन टेक एन एडवाइस, ही कैन कंसल्ट द लॉयर ऑफ हिज चॉइस, एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस। ये बहुत जरूरी है। तो जैसे ही आप अरेस्ट हो रहे हैं या कोई भी अरेस्ट हो रहा है तो उससे एक पावर दी गई है, उसके पास एक राइट है एज पर सेक्शन 41 कैपिटल डी, ही कैन कंसल्ट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है। फिर मैंने एक छोटा सा ब्रीफ आउटले दिया था कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी अरेस्ट कर सकते हैं इफ द पर्सन इज नॉट रेडी टू डिस्क्लोज हिज एड्रेस और नेम। तो वो एक छोटी सी सिचुएशन थी 42 में। थोड़ा सा और आगे आप बढ़िए। 43 बोलता है क्या कोई भी अरेस्ट कर सकता है। तो जैसे कि हम लोगों को पता है नॉर्मली कि पुलिस अरेस्ट करती है, बट एक 43 प्रोविजन बनाया है, बहुत सोच समझ के बनाते हैं लॉ। 43 में बताया गया है कि एनी पर्सन कैन अरेस्ट। मुझे लगता है कि सामने वाले ने कोई क्राइम किया है, मैं भी उसे अरेस्ट करके रख सकता हूँ और मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा, पुलिस आएगी उसको ले जाएगी। तो एनी पर्सन कैन अरेस्ट, क्योंकि मुद्दा क्या है कि वो एक क्रिमिनल है और समाज में वो खतरा है, तो वो इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। तो उसको अरेस्ट करना अगर इमीडिएटली जरूरी है तो एनी पर्सन कैन अरेस्ट। 43 अगर आप हेडिंग पढ़ोगे, प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट वहां पे लिखा है। तो ये कंसेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा कि एनी पर्सन कैन अरेस्ट। और वहां पे एक उन्होंने सिचुएशन लिख दी है कि जब कोई अरेस्ट कर रहा है, कोई पर्सन, ठीक है, नॉर्मल सिटीजन कोई अरेस्ट कर रहा है, सो दे मस्ट बी अवेयर कि उसने एक नॉन वेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। दैट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली कि अरेस्ट करने वाले को पता हो कोई ABCD, सब तो लॉ नहीं जानते, ठीक है, बट एक वहां पे दिया है उन्होंने पॉइंट कि नॉन वेलेबल और कॉग्निजेबल केस में कोई भी इंडिविजुअल जो है, प्राइवेट इंडिविजुअल किसी को अरेस्ट कर सकता है जिसको देख के उसे लगता है कि ये क्रिमिनल है या इसने क्राइम किया है। उसको फिर हम, जिसने अरेस्ट किया, बाद में पता चला कि मान लीजिए कि वो तो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, तो प्राइवेट इंडिविजुअल ने अरेस्ट कर लिया, फिर प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट केस हो गया, तो वहां पे एक हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर होती है। जनरल एक्सेप्शन में केस आ जाता है 79 या 76 में, ठीक है। तो जनरल एक्सेप्शन वाले में जिसने अरेस्ट किया है प्राइवेट इंडिविजुअल ने, वो वहां पे डिफेंस ले सकता है, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। दैट इज अ टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल जब जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर करेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़िए। अब क्या मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है? एग्जैक्टली, मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है। अगर आप सेक्शन 44 में जाते हैं तो आप देखते हैं जैसे मजिस्ट्रेट किसी शादी में गया है और उसको दिखता है कि वहाँ पे कोई क्राइम कर रहा है या किसी ने क्राइम किया है और उसको लगता है कि हाँ
तो वो तुरंत उसको अरेस्ट करने का आदेश दे सकता है, वो खुद भी अरेस्ट कर सकता है और लोगों को बोल के भी कह सकता है कि आप अरेस्ट करो। तो एनी प्राइवेट इंडिविजुअल कैन अरेस्ट, मजिस्ट्रेट कैन अरेस्ट, इवन दो जब आप सेक्शन 44 पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है साफ साफ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोई भी कर सकते हैं अरेस्ट, ठीक है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट बेसिकली जो जुडिशरी से रिलेटेड है, एग्जीक्यूटिव मतलब जो कार्यपालिका से रिलेटेड है, जैसे एसडीएम, डीएम, ये सब आपके एग्जीक्यूटिव विंग में आ जाते हैं, कार्यपालिका वाले मजिस्ट्रेट, ठीक है। और जुडिशरी बेसिकली केसेस देखते हैं, प्रॉपर तरीके से कोर्ट में बैठते हैं। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दोनों के पास पावर है कि वो चाहें तो वो अरेस्ट कर सकते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि हाँ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दोनों ही अरेस्ट कर सकते हैं, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 44। थोड़ा सा और आगे जाइए, 45 बोलता है क्या मेंबर ऑफ आर्म फोर्स को आप ऐसे ही अरेस्ट कर सकते हो? तो ये होता है नहीं, आर्म फोर्स के मेंबर्स को आप ऐसे नहीं अरेस्ट कर सकते हो, आपको अप्रूवल चाहिए होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक सैंक्शन, एक अप्रूवल मिलेगा आपको, तभी आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक आर्म पर्सन, आर्म फोर्स का पर्सन ड्यूटी पे अगर आपको उसको अरेस्ट करना है तब, अगर वो गांव गया है अपने छुट्टियों पे और वहां जाके वो कोई क्राइम कर देता है और उसको अरेस्ट करना है आपको, तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जब वो ड्यूटी पे है और उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगा है और उसको अरेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, तब सैंक्शन लेना जरूरी है, ठीक है, तब सैंक्शन लेना जरूरी है। तो इस वीडियो को अगर पॉज कर करके समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट आई वांट टू कन्वे। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 46, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अरेस्ट हाउ मेड। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो सबको पता होनी चाहिए कि वुमेन को आप नहीं अरेस्ट कर सकते आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, शाम होने के बाद, सूरज अस्त होने के बाद और सुबह होने से पहले आप वुमेन को नहीं अरेस्ट कर सकते। पहली चीज, अगर अरेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, वो बहुत बड़ी हीनियस ऑफेंडर, उसने क्राइम कर रखा है, समाज के लिए बहुत खतरा है, अगर अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी है तो आप क्या करोगे, आप परमिशन लोगे मजिस्ट्रेट की, एंड दैट टू वुमेन पुलिस ऑफिसर ही चाहिए। तो वुमेन पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ वुमेन, ये तो आप लोग ने मूवीज में भी देख लिया होगा, ये है इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है ये? सेक्शन 46 में है। अब अपनी बात कॉन्फिडेंस से आप कह सकते हो कि सेक्शन 46 इज टॉकिंग अबाउट कि वुमेन कैन नॉट बी अरेस्टेड अंटिल एंड अनलेस देयर इज अ वुमेन पुलिस ऑफिसर। मेल पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो अरेस्ट करने की और आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज के बीच में अरेस्ट करना पड़ जाए तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन सा होगा? तो जिस एरिया में क्राइम हुआ है उस एरिया का जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा। जिस एरिया में वो ऑफेंडर पकड़ा गया है उस एरिया का जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो सकता है। अब ये हमारे जुरिसडिक्शन वाले टॉपिक में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जुरिसडिक्शन वाले टॉपिक में आपको इसका भी डिटेल पता चल जाएगा। अभी हमारा मेन फोकस अरेस्ट पे है, और क्योंकि चीज़ें अकेले नहीं पढ़ी जा सकती हैं तो थोड़ा सा इंटर रिलेशन और टॉपिक से होने लगा है, ठीक है। बट जब जुरिसडिक्शन और अरेस्ट और बेल तीनों हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको 30% ऑफ दी CRPC पता चल गई है। अरेस्ट हाउ मेड पे जब आप जाओगे तो वहां पे आप देखोगे कि आप जब भी देखोगे कि वहां पे अरेस्ट करने का तरीका बताया गया है कि भाई पहली चीज, आप उसकी बॉडी को टच और कन्फाइन नहीं कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस वो रेजिस्ट ना करे। तो अगर जिसको अरेस्ट करना है आपको वो रेजिस्ट करे तो आप फोर्स यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप उसकी बॉडी को टच या कन्फाइन नहीं कर सकते हो। वुमेन को अरेस्ट करने के लिए वुमेन पुलिस ऑफिसर की जरूरत है। वुमेन कैन नॉट बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। इसका एक बहुत लैंडमार्क केस है, क्रिश्चियन कम्युनिटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र करके केस है, ठीक है। तो एक बार आप वो केस देख लीजिएगा, उससे आपको ये एक वेयर द लॉ इज भी पता चल जाएगा और अमेंडमेंट से ये चीज़ें आ भी गई हैं। उसके बाद में थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो क्या अरेस्ट करते समय पुलिस ऑफिसर फोर्स यूज कर सकता है? अगर ये क्वेश्चन उठता है तो अगर ये क्वेश्चन उठ जाए कि अरेस्ट करते समय क्या पुलिस ऑफिसर फोर्स यूज कर सकता है, तो यू कैन से यस, फोर्स यूज कर सकता है। अगर सामने वाला भाग रहा है तो पुलिस ऑफिसर क्यों नहीं फोर्स यूज कर सकता? भाई पुलिस के पास तो पावर है ना अरेस्ट करने की कॉग्निजेबल ऑफेंस में, तो कर लेगा वो फोर्स यूज। लेकिन क्या वो फोर्स इतना हो सकता है कि एक्यूज की डेथ कॉज हो जाए, एलिस्ट पर्सन की डेथ कॉज हो जाए? तो क्या कोई डिफेंस है पुलिस ऑफिसर के पास? तो ये कहता है सेक्शन 46 कि हाँ, अगर ऑफेंडर के ऊपर एलिगेशन है कि ही हैज कमिटेड द ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट, उस केस में पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करते समय फोर्स यूज कर सकता है। और फोर्स यूज करते समय अगर डेथ भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं,
पुलिस ऑफिसर इज इम्यून। ये एक थोड़ा सा अच्छा सा पॉइंट याद रखना पड़ेगा आपको 46 का। तो मैंने बोला ना कुछ सेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि पूरे के पूरे अरेस्ट को हमको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। तो एक ये छोटी सी चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद में अननेसेसरी रिस्ट्रेन नहीं करना है। जब आप उसको अरेस्ट करते हैं, लेके चले गए 1x1 या 2x2 के कमरे में नहीं लेके जाके उसको रख देना है आपको थाने में। एक उसको प्रॉपर स्पेस, एक वेंटिलेशन, एक पानी, खाना, ये मेडिसिन जो भी है वो देना है। अननेसेसरी रिस्ट्रेन नहीं करना है कि नहीं 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 तुम तो एक्यूज हो, तो तुम्हारे ऊपर तो एलिगेशन लगाए तो तुम्हारे राइट टू लाइफ वाइफ गया। नहीं, राइट टू लाइफ है, खाली एक एलिगेशन है तुम पे, वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि तुम एक्यूज हो कि नहीं हो। ठीक है, तो अननेसेसरी रिस्ट्रेन नहीं करना है। एंड दीज ऑल थिंग्स वर इंट्रोड्यूस लेटर ऑन बाय द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। उसके बाद में थोड़ा सा और आप आगे पढ़ोगे, जब सेक्शन 50 में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप जब किसी को अरेस्ट करते हो तो आप उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताओगे, क्यों अरेस्ट कर रहे हो। मान लीजिए हमारे अपने कोई अरेस्ट होते हैं कभी, तो हम पुलिस को बोलेंगे तुरंत कि आप हमको ग्राउंड बताओ, किस ग्राउंड पे आप उसको अरेस्ट कर रहे हो, क्या है चार्जेस, क्यों अरेस्ट कर रहे हो, क्या ऐसा एलिगेशन है, किसने लगाया है। तो उस तरीके की चीजें हम पूछ सकते हैं। ये हमारा राइट है, अरेस्टेड पर्सन और उसकी फैमिली का राइट है, और पुलिस की ड्यूटी है कि उन्हें बताना चाहिए। तो ड्यूटी है पुलिस की और हमारे राइट्स हैं। ठीक है, ये चीजें आप जान सकते हो। एक तो जब किसी का ड्यूटी होगा तो करस्पॉन्डिंग एक राइट होगा, तो हमारे राइट्स हैं ये। तो ये 50 इज इंपॉर्टेंट। 50A एक अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ, जोगेंद्र कुमार केस था, उसके बाद ये ऐड हुआ कि भाई जब भी आप किसी को अरेस्ट करते हो तो उसने बोला है कि मेरी बहन को बता दीजिए, एक नॉमिनेटेड पर्सन को उसने बोला बता दीजिए। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर कि भाई वो नॉमिनेटेड पर्सन को बताएं। दिस इज व्हाट इज सेक्शन 50A इज टॉकिंग अबाउट। तो नॉमिनेटेड पर्सन को बताने के लिए अगर बोला गया है तो फिर बताना पड़ेगा, ये फिर पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है। तो पहले बहुत चीजें आसान थी, पुलिस ऑफिसर अपनी मनमानी कर लेते थे। अब चीजें बड़ी टफ हो गई हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस ऑफिसर के ऊपर नंबर ऑफ ड्यूटीज ऐड कर दी गई हैं, और अरेस्टेड पर्सन या एलिज्ड पर्सन के ऊपर नंबर ऑफ राइट्स दे दिए गए हैं। बिकॉज ऐसा कुछ हुआ समाज में कि कस्टोडियल डेथ हो गई, बहुत ज़्यादा ब्रूटल टॉर्चर किया गया, उसको खाना नहीं दिया गया, पानी नहीं दिया गया, अपने उसे मिलने नहीं दिया गया, उसके घर वालों को भी नहीं पता कि वो अरेस्ट होके गया कहाँ, कौन आया था अरेस्ट करने। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये जो एक सोसाइटी में गलत चीज़ें थी, ठीक है, रॉन्ग थिंग्स वर प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, इस वजह से बहुत ज़्यादा कोशिश किया गया कि भाई कुछ ऐसे गाइडलाइंस या कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाएं, और दैट टू इन अ लॉ, जिससे कि चीज़ें चेंज हों और एलिज्ड पर्सन जो कि अरेस्ट हुआ है उसके राइट्स उसे दिए जाए। तो इसलिए ये नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स आए थे। थोड़ा सा और आगे आप चढ़ेंगे तो भाई आप किसी को भी अरेस्ट, कोई होगा बंदा, मान लीजिए कोई बंदा अरेस्टेड है किसी भी क्राइम के लिए, तो उसके बॉडी से कुछ चीज़ें ऐसी मिल सकती हैं, उसको तलाशी लेके कुछ ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं। तो पहली चीज़ तो एक सर्च करने का ऑप्शन है, सर्च और सीज करने का, कि आप उसकी बॉडी को सर्च करके कोई ऑफेंसिव वेपन्स, ड्रग्स, एनीथिंग यू फाइंड, वो आप उसको सीजर मेमो बना के रख लीजिए अपने पास तो फ्यूचर में एविडेंस के काम आएगा। अरेस्टेड पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन भी करने का एक रूल है कि भाई अरेस्टेड अगर है कोई तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कर लीजिए। अब इसके पीछे रीजन समझिएगा कि अरेस्टेड पर्सन के का मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों बोला जाता है। पहली चीज तो मान लीजिए कोई अरेस्टेड पर्सन है, जैसे अरेस्ट फॉर द एक्यूज है रेप का, 376 लगी है उस पर, 376, तो जाहिर सी बात है उसके बॉडी से बहुत से एविडेंसेस मिल जाएंगे। जनरली आप किसी को अरेस्ट करते हो तो उसके बाद जो है उसके बॉडी से बहुत से एविडेंसेस मिल जाएंगे अगर, तो वो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेंगे, केस को प्रूव करने में हेल्प करेंगे, ट्रायल के टाइम पे काम आएंगे। एक तो ये रीज़न हो सकता है। दूसरा मेडिकल एग्जामिनेशन का रीज़न क्या हो सकता है कि भाई जब आपने उसको अरेस्ट किया सब कुछ बढ़िया था, जब वो मजिस्ट्रेट साहब के पास गए तो भाई साहब लंगड़ा रहे थे, तो अब लंगड़ा रहे थे कैसे प्रूव करोगे कि ये सही सलामत आए थे। तो बस अरेस्टेड थे, मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था, सब कुछ सही था, डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार 24 घंटे के बाद जब मजिस्ट्रेट के पास गए तो लंगड़ा रहे थे, तो जाहिर सी बात है पुलिस कस्टडी में कुछ हुआ होगा। सो दैट इज द रीजन जहाँ पे ये राइट काम आ जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन अच्छा है और बेटर भी है। अगर कोई बंदा अरेस्टेड है सो ही कैन प्रूव इफ समथिंग वेंट रॉन्ग अगेंस्ट हिम, सो ही कैन प्रूव दैट व्हेन आई केम आई वाज ऑल फाइन, बट आफ्टर द अरेस्ट दीज आर थिंग्स बीइंग डन टू मी। बेल के ग्राउंड, बेल भी मांग सकता है इस ग्राउंड पे कि आई एम नॉट सेफ। तो ये रीजन क्यों बनाया गया, ये चीजें क्यों बनाई गई कि मेडिकल एग्जामिनेशन करो, एक सेफगार्ड के लिए बनाया गया, अरेस्टेड पर्सन के सेफगार्ड के लिए बनाया गया, ट्रायल में एविडेंस इकट्ठा करने के लिए बनाया गया। सो ट्राई टू एनालाइज
कि ये लॉ क्यों है, इसकी वजह क्या है कि ये लॉ इन्होंने यहाँ डाल दिया। तो अगर एक रीज़न भी आपको मिल गया किसी भी सेक्शन का, वो सेक्शन याद करना बहुत आसान हो जाता है। बच्चे पूछते हैं सर कैसे याद होगा, इतने सेक्शंस हैं। मेरा सिर्फ एक शब्द है उनको कहने का, हर सेक्शन के पीछे एक कहानी याद कर लो, छोटी सी, एक लॉजिक पता कर लो, एक रीज़न पता कर लो, तुम्हें सेक्शंस याद होने लगेंगे। जैसे सीजर मेमो है, मैंने अभी बताया सेक्शन 52, कि आप किसी के बॉडी से ऑफेंसिव वेपन्स, ड्रग्स वग्स जो भी मिलता है उसके पॉकेट से कहीं से भी, उसको आप सीज कर लीजिए। पर्पस क्या है? सिंपल पर्पस है, कल को काम आएगा वो एविडेंस के, कल को ट्रायल में वो चीज़ें हेल्प करेंगी। अगर वो चीज़ें खो जाती है तो पुलिस का सीजर मेमो में लिखा है कि इसने ये गोल्ड का कॉइन रखा था अपनी जेब में, तो उसको गोल्ड का कॉइन वापस मिल जाएगा। अगर उसने नहीं रखा था और फिर भी वो बोल रहा है कि मैंने गोल्ड का कॉइन रखा था, तो सीजर मेमो में लिखा होगा कि उसके पास कुछ नहीं था इन चीज़ों के छोड़ के। अगर उसमें गोल्ड कॉइन नहीं है तो ही कैन नॉट क्लेम। तो लीगली ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग कर देती हैं, और दोनों के लिए फ़ायदा है यहाँ पे, पुलिस के लिए भी फ़ायदा है, कोर्ट के लिए भी फ़ायदा है, एंड अरेस्टेड पर्सन के लिए भी फ़ायदा है इन प्रोविजन से, प्रोवाइडेड वो यूज़ कैसे करते हैं। उसके बाद सेक्शन 55A अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो बोलता है हेल्थ एंड सेफ्टी। जाहिर सी बात है, आप जेल में, उसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपकी हेल्थ और सेफ्टी मैटर नहीं करती है, बिल्कुल मैटर करती है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान देना स्टेट की जिम्मेदारी है, एंड इमीडिएटली पुलिस है वहाँ पे। जैसे आपने उसको अरेस्ट किया, आप थाने लेके गए, तो पुलिस वहाँ पे इन्वॉल्व है, तो पुलिस की जिम्मेदारी है ये ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान दें अक्यूज्ड पर्सन के, अरेस्टेड पर्सन के। तो हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए अगर मान लीजिए वो बीपी पेशेंट है, वो शुगर पेशेंट है, या किसी भी प्रॉब्लम से वो सफ़र कर रहा है, मेडिकल एलिमेंट्स हैं, तो आप उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी के ग्राउंड्स पे उसको वो चीज़ें अवेल करें जो उसको ज़रूरी है। हेल्थ एंड सेफ्टी, अब मान लीजिए कोई है एस्थमेटिक है, आपने उसको अरेस्ट कर लिया, अब उसको इनहेलर चाहिए, नहीं तो उसकी सिचुएशन ख़राब हो सकती है, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ड्यूटी है भैया हेल्थ एंड सेफ्टी पे ध्यान देना। क्यों? अमेंडमेंट के थ्रू आया, पहले नहीं ध्यान देते थे, फिर ये हुआ कि नहीं ये बहुत ज़रूरी है, राइट टू लाइफ नहीं दे रहे हो आप, फिर इसका मतलब अरेस्टेड पर्सन को, तो हेल्थ एंड सेफ्टी का एक प्रोविजन आया। अब हेल्थ एंड सेफ्टी खाली एक वर्ड लिखा है, इसका विस्तार करते चले जाओगे तो बहुत बड़ा है। तो एज फार एज जुडिशरी इज कंसर्न, हेल्थ एंड सेफ्टी के हमको 2-3 एग्जाम्पल पता है, हमें याद हो जाएगा सेक्शन 55A। बाकी पीएचडी तो करना नहीं है, एग्जाम निकालना है, एक फोकस स्टडीज को फोकस तरीके से पढ़ते हुए एग्जाम निकालना है खाली, क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी पे कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, हेल्थ एंड सेफ्टी अगर लिखना पड़ जाए अरेस्ट चैप्टर के क्वेश्चन में, अरेस्ट टॉपिक के, तो 3 लाइनें आनी चाहिए। तो आप उसमें लिख सकते हो कि भाई हेल्थ एंड सेफ्टी बहुत जरूरी है, क्योंकि राइट टू लाइफ थोड़ी ना ले लेंगे आप किसी का, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट कि वो राइट टू लाइफ गारंटी करें सिटीजन को। तो अगर कोई भी बंदा किसी भी एलिमेंट से ग्रसित है, कोई भी उसको फिजिकल प्रॉब्लम है, तो उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए आपको जो करना पड़ेगा आप करो। उसको पर्टिकुलर डाइट चाहिए तो आपको देनी पड़ेगी, उसको कोई मेडिसिन अवेल करानी पड़ेगी तो करानी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो एक ये पॉइंट हो गया। इसके बाद में 57, जैसे कि मैंने अभी पहले भी जिक्र किया था कि सेक्शन 57 इज टॉकिंग अबाउट कि 24 आवर्स के अंदर आप अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाइए। वो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। रीज़न क्या है? एक ही रीज़न है, 24 घंटे के अंदर अरेस्ट के आप मजिस्ट्रेट के पास ले जाओगे तो एटलीस्ट थिंग्स विल कम इन द नॉलेज ऑफ अ कोर्ट, इन द नॉलेज ऑफ जुडिशरी। अगर मजिस्ट्रेट या कोर्ट को पता ही नहीं है, जुडिशरी को पता ही नहीं है कि कौन कब कहाँ अरेस्ट हुआ, तो पुलिस तो कुछ भी कर सकती है अपनी मनमानी। तो अगर कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं होगी, कोई ट्रांसपेरेंसी ही नहीं होगी, so how the system will work? So for that concern 24 hour is a rule, but to remember one thing, this 24 hours is excluding the time of journey. अब मान लीजिए किसी को अंडमान से अरेस्ट करके दिल्ली ला रहे हैं, अब जाहिर सी बात है फ्लाइट से आए या जैसे भी आए 2-4-10 घंटा लग जाएगा। तो अरेस्ट किया और फिर लाने में मान लीजिए टोटल 30 आवर्स लग गए, तो 24 आवर्स के अंदर ले आए आप, 8 आवर्स जो है आपको जर्नी में लग गए। तो एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी ये 24 आवर्स हैं, तो जर्नी का टाइम इंक्लूड करके ये बढ़ भी सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये 24 आवर्स मैक्सिमम टाइम है, ऐसा नहीं है कि पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करके इंतजार करता रहेगा कि 24 घंटे पूरे होने वाले होंगे तब लेके जाएंगे, नहीं। दिस इज द मैक्सिमम टाइम फॉर विच द पर्सन कैन बी केप्ट इन पुलिस कस्टडी एंड कैन बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम गोइंग टू द कोर्ट, बट आफ्टर दिस नहीं। तो अगर बंदे को 6 घंटे में आप ले जा सकते हो कोर्ट, तो क्यों नहीं ले जा रहे हो? तो 6 आवर्स में लेके जाओ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे रुक के जाना है, नहीं, 6 आवर में ले जाओ, 8 घंटे में ले जाओ, मैक्सिमम तुम 24 आवर्स के अंदर तो लेके ही जाना पड़ेगा तुम्हें। अब जर्नी में 2 दिन लग गए तो वो एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे।
तो एक ये मैंने आपको 24 आवर्स की फिलॉसफी बता दी है। थोड़ा सा और आगे चलिए आप। सिंपल 60A इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि वो सिंपली डिक्लेयर कर रहा है कि जो भी अरेस्ट होगी, चाहे वो कोई भी क्राइम कर रहा हो, एनडीपीएस में उसने क्राइम किया हो, कहीं पे भी किसी भी SC/ST एक्ट में उसने क्राइम किया हो, डोमेस्टिक वायलेंस का क्राइम किया हो, डाउरी प्रोहिबिशन का क्राइम किया हो, जब बात अरेस्ट की आएगी तो कौन कौन पिक्चर में आएगा? चैप्टर 5। ये पूरा का पूरा CRPC का चैप्टर 5 ही लगेगा। तो क्राइम कहीं भी करके आओ, कोई भी धारा, किसी भी लॉ की धारा तुम पे लग जाए, चार्जेस लग जाएं, बट जब अरेस्ट की बात आएगी तो चैप्टर 5 41 से लेके 60A तक देखा जाएगा और उस प्रोविजंस के अनुसार चला जाएगा। हाँ, इससे रिलेटेड कुछ और लिखा हो किसी और एक्ट में, मान लीजिए एनडीपीएस एक्ट में लिखा हो कुछ डिफरेंट, तो इट माइट बी कि वो स्पेशल लॉ है तो वो प्रिवेल कर सकता है। बट एज फार एज प्रोसीजर इज कंसर्न, सीआरपीसी हर चीज का प्रोसीजर ले डाउन कर रहा है क्रिमिनल लॉ को लेके। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है वहां पे कि कोई भी अरेस्ट की जाती है तो आप इस चैप्टर में जो लिखा है इसको फॉलो करो। तो आईपीसी में ही क्राइम करोगे आप तो इस चैप्टर को फॉलो किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी ऑफेंस, किसी भी क्रिमिनल लॉ में कोई क्राइम, क्रिमिनल एक्ट के थ्रू आपने कोई क्राइम किया, अकॉर्डिंगली कोई क्राइम किया है, चैप्टर ऑफ अरेस्ट फॉलो करो। हाँ, उसमें कुछ स्पेशल दिया है, सो दैट माइट प्रिवेल, एक ही भी सिचुएशन हो सकती है। तो दिस इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ अरेस्ट। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो and we are coming in future with more of the videos. Do like and subscribe our channel, that is St. Peter's Law Academy, और प्लीज़ अपने कमेंट्स के थ्रू हमें बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे आपको वीडियोस की ज़रूरत है। एंड माय सजेशन टू यू ऑल इज, जज बनना है तो बनना है, इफ़ एंड बट नहीं, कोई सेकंड ऑप्शन फिलहाल नहीं रख सकते। अपने 13-14 महीने जो भी तैयारी के हैं एकदम खुल के दीजिए, दम लगा के दीजिए। बनते हम ही में से हैं, ऐसा कोई अनोखा नहीं होता, कोई अलग से नहीं आता है कि जिसको भगवान ने बना के भेजा है। दे आर ऑल नॉर्मल पीपल, मिडिल क्लास पीपल विद मिनिमम परसेंटेजेस इन देयर लॉ कॉलेजेस, वहीं से सारे जज बनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि 90% वाले जज बन जाते हैं, 50-55% वाले नहीं बनते, ऐसा कोई रूल नहीं है। आई हैव सीन नंबर ऑफ पीपल्स, वी आर टीचिंग, सो वी आर अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि किसकी क्या सर्कमस्टांसेस हैं। And there are people who are 50 plus, 51, 52%, and they are right now sitting in at the post of judge. तो प्लीज़ अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखिए और शुरू कर दीजिए तैयारी। थैंक्स अ लॉट।